न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं 4 राज्यों के चुनाव परिणामों पर सबसे बड़ी चर्चा। और इस महामुकाबले में बीजेपी 3-1 की बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बढ़त बना ली है जबकि, और बहुत शानदार तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त वापसी की है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाले परिणाम के तहत बहुत बड़ी जीत की ओर बीजेपी अग्रसर है। और राजस्थान में अशोक गहलोत के जादू को दरकिनार करते हुए वहां मोदी का मंत्र चला है। और तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस ने अपना खाता खोला है, लेकिन 3 राज्यों में उसे बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ फील्ड से मध्य प्रदेश भोपाल से विकास चंद्रा जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और साथ में जयपुर से आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और दिल्ली से मोहित बख्शी कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत मैं मनोज सर आपसे करना चाहूँगा। ये जो जीत मिली है 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या एक ये 2024 के पहले मोदी लहर का एक संकेत दे रही है? जी हाँ, देखिए, अगर हम जैसे पहले हम कहते थे कि ये एक सेमीफाइनल है, तो जनरली क्या होता है कि अगर बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, ये सेमीफाइनल नहीं है, इश्यूज अलग अलग होते हैं। लेकिन तो भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा वर्क था मीडिया में जो कि इसको एक सेमीफाइनल की तरह देख रहा था। मेरा मानना है कि अगर ये पहले सेमीफाइनल था या नहीं था, लेकिन ये बात तो तय है कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। कांग्रेस का जो मॉरल था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा, और वहीं जो इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर होगा वो ये होगा कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनका मॉरल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। क्योंकि आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वापसी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और अगर हम आज से 4-6 महीने पहले की बात करें, तो जो हम अपने एडिटोरियल मीटिंग्स में डिस्कस करते थे, तो वहाँ तो करीब करीब एक बात साफ थी कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने आना ही है, बीजेपी बाहर हो जाएगी, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अगेंस्ट है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का काम बहुत अच्छा है, वहाँ तो कांग्रेस बीजेपी के पास कोई नेता भी नहीं है। तो ये सारी की सारी कहानियाँ उस समय चलती थी। और लेकिन जिस तरीके से कमबैक पिछले 4-6 महीने में बीजेपी ने किया है वो यहाँ देखने को मिलता है। और इसका एक और मतलब है कि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ भी थोड़ा सा भी बीजेपी को एडवांटेज मिलता है और बीजेपी आंधी की तरह वापस आ गई है। और उसी तरीके से राजस्थान में, जबकि राजस्थान में सेंट्रल लीडरशिप ने वसुंधरा को उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, खासतौर से शुरुआत में। लेकिन उस सब के बावजूद भी बीजेपी की परफॉर्मेंस वहाँ बहुत अच्छी है। तो मेरे को लगता है कि इसके अगर कोई इंडिकेशन इसका है तो वो ये है कि 2024 में कांग्रेस के लिए बीजेपी के साथ फाइट करना या उनके इंडिया अलायंस का बीजेपी के साथ फाइट करना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जैसे आप कह रहे थे कि हम एडिटोरियल मीटिंग में हम आप ही बात करते थे, उसमें ये लगता था कि भूपेश बघेल ने एक अच्छा काम किया है, बहुत ही डायनेमिक तरीके से उन्होंने स्टेट चलाया है और जो छत्तीसगढ़िया प्राइड है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। हालांकि बीजेपी ने कमबैक ज़रूर किया था, लेकिन इस तरह की लहर होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। तो मोदी वहाँ पर जाते थे, कहते थे कि ये मोदी की गारंटी है, आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कीजिए। तो लगता है कि ये जो जीत है वो मोदी की गारंटी की जीत है। हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ तो 100%, क्योंकि वहाँ कोई चेहरा नहीं था और मोदी ने ही अपने आप को एक प्रोजेक्ट करा था वहाँ। तो ये तो 100% मोदी की जीत है। और बाकी अगर हम स्टेट्स की बात करें तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह की जो वहाँ पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी थी। उनकी जो लाडली बहना स्कीम थी वो भी अच्छी थी, और वो बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करी गई और पैसा भी लोगों के पास पहुँचा। तो ये तो वहाँ मेन फैक्टर था ही था। लेकिन साथ में ये भी बात है कि मोदी भी एक वहाँ फैक्टर था। और उसी तरीके से राजस्थान की बात करें, जहाँ की अशोक गहलोत सरकार का काम कोई बुरा नहीं था, बल्कि उसका काम बहुत अच्छा था। और एक आम आदमी के पास को उसकी जो भी स्कीम्स थी, चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम हो चाहे बाकी स्कीम्स हो, उनका सबको लाभ पहुंचा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो मोदी के चेहरे ने वहाँ भी एक बहुत बड़ा काम किया है।
काम भी किया है और कमाल भी किया है, और मध्य प्रदेश में तो वाकई कमाल हुआ है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास चंद्रा से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आशुतोष के पास ले चलना चाहूंगा, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस जीत को किस तरह से देखा जाए? क्या चर्चा राजस्थान में है? कौन सा ऐसा फैक्टर था जिससे तमाम जो एग्जिट पोल थे, जिसमें जो असमंजस बना हुआ था, उनको धता बताकर, उनको दरकिनार करते हुए बीजेपी की एक बड़ी जीत सुनिश्चित की है वहां पर? देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन पे ये चर्चा की जा रही थी परिणामों से पहले कि गहलोत सरकार ने, कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। तमाम उनकी गारंटीज़ की बात की जा रही थी। चुनाव से पहले जो स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स वो लेकर आए, उनकी चर्चा की जा रही थी। जब हम खुद ग्राउंड जीरो पर गए, रिमोट एरियाज़ में गए, तो गाँव के अंदर खास तौर पे खासी चर्चा थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने इस बार जो माहौल बनाया है उसके दम पे बहुत अच्छी फाइट में आने वाली कांग्रेस, या संभव है कि इस बार रिवाज बदल जाए। लेकिन राजस्थान में रिवाज नहीं बदला, ट्रेंड्स नहीं बदले, यानी कि 5 साल कांग्रेस रहेगी और 5 साल बीजेपी, यही स्थिति यथावत यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। अब इसमें अगर आकलन किया जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर ये निकल के आता है कि पूरी तरीके से भाजपा ने राजस्थान में जो कमान थी वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन दोनों ने अपने हाथ में कमान ली। लगातार जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके लगातार राजस्थान में दौरे होते रहे। राजस्थान के जो बड़े नेता थे उनको जिम्मेदारी दी गई। एक शुरुआती तौर पे ये देखा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, भाजपा के जो बहुत सारे मेजर इवेंट्स थे राजस्थान के अंदर, उनमें उपस्थिति दिखाई नहीं दी, उनके चेहरे यहाँ पे वसुंधरा राजे के दिखाई नहीं दिए। उन्होंने खुद ने थोड़ी सी दूरी बना के रखी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आए, वसुंधरा राजे ने अपनी एक्टिवनेस बढ़ाई, अपने तमाम सार्वजनिक मंच से उन्होंने इस तरीके के भाषण लिए। तकरीबन 60 विधानसभा से ज़्यादा वो गई, वहाँ पर सभाएँ की। और पिछले 2 दिन की बात करें, 2 दिन से तो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। इस समय वो भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे, यहाँ के जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। वसुंधरा राजे ने जो परिणाम सामने निकल के आए हैं उनको लेके एक छोटी सी बाइट भी दी। उन्होंने कहा कि इस जीत को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को समर्पित करते हैं। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत है। लगातार भाजपा ने सबसे, देखिए ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में आशुतोष मैं आपके पास आऊंगा। मनोज सर, वही बात आ रही है वहां पर। आशुतोष कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे आखिर के दिनों में एक्टिव हुई हैं। शुरुआत में मीडिया में भी सारी ये चर्चा रही, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा रही कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन मोदी लगातार वहां पर फोकस कर रहे थे। वो राजस्थान के जिस इलाके में जाते थे वहां के लोकल मुद्दों को उठा रहे थे। और जिस तरह से आशुतोष बात कर रहे हैं, फिर वही जो हम छत्तीसगढ़ में बात कर रहे थे कि मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, मोदी की गारंटी पर जो लोग हैं वो भरोसा कर रहे हैं। तो राजस्थान में भी क्या लगता है कि इतनी जो इन फाइटिंग की चर्चा के बाद भी इतनी क्लियर मेजॉरिटी आना, ये क्या संकेत कर रहा है? ये देखिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मोदी का चेहरा आज की डेट में अगर हम किसी की बात करें कि लोगों को जिसके ऊपर विश्वास है, तो मेरे ख्याल से वो एक इंसान मोदी है। और अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें, अगर मोदी सरकार की परफॉर्मेंस केंद्र में देखें, तो केंद्र में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये एक परखा हुआ चेहरा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ मोदी का एक इन्फ्लुएंस था और मोदी ने फ्रंट में आकर इसको लीड किया। तो ये ही एक कारण था कि ये जो स्टेट्स हैं, चाहे राजस्थान है, चाहे वहाँ इन फाइटिंग हो, तो मोदी के फैक्टर ने आकर, या बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके आने के बाद वो सारी इन फाइटिंग ख़त्म हो गई या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गई। उसी तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ बाद में स्टेट के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे केंद्र के जो नेता हों, सब ने मिलकर वहाँ काम किया। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी, और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी जीत बीजेपी की तीनों स्टेट्स में है। बिल्कुल। और मोहित राज दुबे हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। मोहित, कहाँ चूक गए भूपेश बघेल, या फिर मोदी का जादू चल गया और उसमें जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपनी एक मशाल लेकर के चल रहे थे वो फीकी पड़ गई?
देखिए, चूक तो हुई है और चूक बड़ी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो छत्तीसगढ़ के भीतर ही था। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लगातार ये कहते थे कि कुछ भी हो, 4 राज्यों के भीतर, 5 राज्यों के भीतर छत्तीसगढ़ तो हम जीतेंगे ही। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से, चाहे हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, तमाम बड़े नेताओं ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लास्ट 15 दिनों के भीतर चुनाव को पलटा है, वो अपने में बहुत बड़ी बात है। और उसमें हम आपको बता दें कि एक बड़ा फैक्टर 12,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की बात है। और मनोज सर ने जो अभी बड़ी बात कही है कि जो मध्य प्रदेश के भीतर लाडली बहन योजना को शिवराज सरकार ने कम्युनिकेट बहुत अच्छा किया, तो ये छत्तीसगढ़ के भीतर भी 12,000 रुपए महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे, उसका कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त रहा। संवाद जिस मोहित, मैं आपको रोकना चाहूंगा, विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री जो बीजेपी को मिली है। विकास, क्या फैक्टर रहे हैं? क्योंकि ऐसी जीत 2003 में जब दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासन था उसके बाद मिली थी, और अब इस तरह से 160 के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। उस स्थिति में जबकि एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी, नाराजगी की बातें हो रही थी, और बहुत सारी इनफाइटिंग की बातें हो रही थी। देखिए, वाकई बीजेपी तो दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी और हम लोग मेजोरिटी में आएंगे, लेकिन बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें उसको आने जा रही हैं। हालांकि जैसे कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ के नाम बड़े नेता हैं, उन्होंने दावा जरूर किया था कि हमको 160 सीट से कम नहीं आएगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हम बहुत ज़्यादा बहुमत से वहाँ जीतेंगे, अगर 2/3 बहुमत आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये दो नेताओं ने एक कहा था कि इतनी बड़ी मेजोरिटी हमें मिल सकती है। अगर वजह की बात करें, देखिए 18 साल जो गवर्नमेंट रही हो उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो, उल्टा सीट घटने के बजाय सीटें अगर बढ़ जाएं, तो नए सिरे से सोचना होगा कि आखिर क्या क्या वजहें रही हैं। यहाँ 2-3 चीज़ें जो मैं यहाँ जब चुनाव कवर करने आया, मोदी की रैली कवर करने आया, तो 2-3 चीज़ें जो उस समय देखने को सुनने को मिली थी, अब उनकी कड़ियों को जोड़ने पर अब बातें समझ में आ रही हैं। जैसे मोदी का मैजिक यहाँ पे चला है, और मोदी की गारंटी कि जब इसी भोपाल के रैली करने आए, उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। बाद में बीजेपी ने घोषणा पत्र जो जारी किया, संकल्प पत्र, उसको मोदी की गारंटी के नाम से दिया। तो लोग, क्योंकि मोदी पर भरोसा लोगों को अभी भी है, बेशक अगर नीचे के नेताओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन मोदी पर मुझे लगता है कि जब मोदी ने गारंटी दी कि ये मोदी की गारंटी है, उस गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया। दूसरे, जो राज्य के द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, खास करके महिलाओं, बच्चियों और बालिकाओं के लिए, जो शिवराज सिंह की सरकार ने चलाई, उसका महत्व बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिला है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो रही है कि केंद्र की योजनाएं जो चली वो मध्य प्रदेश में ठीक ढंग से लागू हो, इसको सुनिश्चित प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे थे और शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे थे। तो सबको मिला दे तो लोगों को लगा। और एक बात जो उस रैली में के बाद लोगों ने कही थी, जब पीएम की जिस रैली में मैं आया था इस भोपाल में, कि लोगों ने कहा कि एक 5 महीने बाद मौका है फिर से बीजेपी को घेर लेने का। अगर ये जो गारंटी दे रहे हैं तो अगर पूरा नहीं करेंगे तो हमें घेरने का मौका है, लेकिन कांग्रेस को तो घेर नहीं पाएंगे क्योंकि 24 में उसे बिल्कुल विकास, उस बात को मैं जोड़ करके देखता हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं इसी बात पर मनोज सर आपका कमेंट चाहूंगा कि ये जो 5 महीने का गैप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 महीने बाद ही मोदी जी को भी मैदान में आना है। तो ये बहुत शुभ संकेत उनके लिए लग रहे हैं। जी हाँ, देखिए इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री तीनों स्टेट्स में, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये तो मेरे ख्याल से बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं सोचा था। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की बात है, विकास चंद्र और मैं बीजेपी के एक बड़े नेता के घर के फंक्शन में थे। तो उसमें बाकी जो उसमें बीजेपी के बाकी जो बड़े नेता थे वो भी थे और कई सारे मंत्री भी थे। तो वहाँ हमारी बीजेपी वालों से ही जब बात हो रही थी, उनके बड़े नेताओं से, तो उनका भी कहना ये था, नहीं मध्य प्रदेश तो निकाल लेंगे, छत्तीसगढ़ टफ है, राजस्थान भी निकाल लेंगे। लेकिन किसी ने ऐसे नहीं बोला था डंके की चोट पर कि साहब 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा हम मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे, हमारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और उसी तरीके से राजस्थान में भी भाई ठीक है निकाल लेंगे, ये सारी बातें थी। छत्तीसगढ़ में कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलता था कि हम लोग बिल्कुल बस वहाँ तो हम ऐसा स्वीप करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का आप देखिए 54 सीट्स तो काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। बिल्कुल। और मैं अभी हम तेलंगाना भी हमको जाना है, राजकिरण वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं हमारे सहयोगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, तो क्या ये जो डबल इंजन की बात करते हैं पीएम मोदी, वो फॉर्मूला हिट हो रहा है?
कि राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार है ही, तो दोनों की जो वेलफेयर स्कीम है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी केंद्र में है, तो वहां बहुत सारी योजनाओं को लेकर के टसल चलता रहता था। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में ये आरोप भी लगाया कि भूपेश बघेल ने जो है वो फंड रिलीज नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास नहीं बनने दिए। तो जो डबल इंजन का फॉर्मूला है वो अब हिट हो रहा है। कपिल, ऐसा हो सकता है कि डबल इंजन का फॉर्मूला हिट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्वीप चल रहा है तो वो तो देख के ऐसे लगता है कि मोदी की लहर चल रही है। एक कल्ट फिगर मोदी बन चुके हैं, जिसमें कि एक आम आदमी को, जनता पे और युवाओं को उसके ऊपर विश्वास है। तो ये तो बड़े, मतलब इसका जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस में तो अगर हम चाहें तो आज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी फैक्ट है। आप देखिए कि किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश में 8% का डिफरेंस रहेगा, 8-9% का जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, जो बीजेपी को पड़े हैं और जो कांग्रेस को पड़े हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़, जहाँ कह रहे थे टफ फाइट है और ऐसा है, वो 4% का मार्जिन है, कोई छोटा तो नहीं है मार्जिन। बिल्कुल एकदम क्लियर मैंडेट इस बार मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल एकदम अपने माइंड में क्लियर थी कि हमको किसको जिताना है और क्यों उसको वोट देना है। मैं आपको तेलंगाना लेकर के चलना चाहता हूं। राजकिरण वहां पर मौजूद हैं। राजकिरण, एकमात्र जो स्टेट है 4 में से एक तेलंगाना जहां से कांग्रेस के लिए शुभ समाचार आया, या फिर ये कहें कि फेस सेविंग स्टेट जो है वो तेलंगाना ने लाज रख ली है। तो क्या फैक्टर रहे वहां पर कि कांग्रेस जो है वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो पा रही है? जी हाँ, खास तौर पर तेलंगाना में देखे गए तो 6 जो गारंटीज़ कांग्रेस के द्वारा ला गए हैं, वो 6 गारंटीज़ बहुत सारा यहाँ पर सक्सेस हुआ है। ग्राउंड लेवल में वो 6 गारंटीज़ ले जाने में तेलंगाना कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर सफल हुआ है। एक गारंटी है 500 रुपये में सिलेंडर देने की वादा किया है, और दूसरा गारंटी है हर एक महिला को, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के महिला है यहाँ पर, उनको 2500 रुपये देने की बात कही है। और तीसरी गारंटी है जो हर एक महिला को, तेलंगाना में जितने भी महिला है उन सबको बस पास फ्री देने की बात की। ये 3 चीज़ पब्लिक के अंदर बड़ी खूबी से लेके गए। ये 6 गारंटीज के लेकर लोग काफ़ी खुश थे। और एक तरफ, दूसरी तरफ देखेगा तो बीआरएस को लेकर काफ़ी असंतुष्ट थे, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पर सरकार चला रही है। और खास तौर पर जब युवा की बात करते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पर पिछले 10 साल में कोई जॉब नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर कांग्रेस ने वादा किया है कि जैसा सरकार में आने के बाद 6 महीने के अंदर 1 लाख जॉब्स देने की वादा किया है। और जॉब्स सिर्फ वादा ही नहीं, बल्कि उन्होंने क्लियरली बताया है कि जीएचएमसी में कितने जॉब वैकेंसी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितने जॉब वैकेंसी है, और सेक्रेटेरिएट में कितने जॉब वैकेंसी है। अभी तक ये फिल नहीं हुआ है। ये चीज़ बड़ी आसानी से पब्लिक के अंदर चले गए हैं, क्योंकि पब्लिक जानता है कि क्या कहां पर वैकेंसी है, पर पिछले 9.5 साल में यहां पर कुछ वैकेंसीज को फिल नहीं किया। ये वो चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है कि कांग्रेस वहां पर जो गारंटी है वो जनता को कम्युनिकेट करने में सफल हुई है। लेकिन मैं यहाँ मनोज सर आपका कमेंट लेना चाहूंगा। 2 बातें हैं जो राजकिरण ने बताया, उसमें 2 बातें निकल करके आती हैं कि एक तो वहां पर बीआरएस के खिलाफ नाराजगी थी, उसका फायदा कांग्रेस को मिला, तो क्या और एक जो गारंटीज जो हैं वो जनता तक पहुंचाने में सफल हुई हैं। दूसरी बात यह है कि क्या कांग्रेस वहीं अपना जो वजूद है वो मौजूद करा पाती है जहां पर बीजेपी नहीं है, उसके सामने कोई दूसरी पार्टी है। तो क्या ये क्लियर डिवाइड यहां पर दिख रहा है? कपिल, देखो, इसको एनालिसिस करने का एक तरीका जैसे आपने जो कहा वो भी है, लेकिन तेलंगाना के बारे में जो सबसे आश्चर्य की बात है वो ये है कि जब हम यहाँ दिल्ली में जब हम इसके बारे में बात करते थे, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर था कि तेलंगाना में आज से 1 साल पहले बीजेपी को बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे देखते थे, और बल्कि यहाँ तक कहते थे कि वहाँ नंबर 2 पार्टी तेलंगाना में बीजेपी है और कांग्रेस कंपैरेटिवली कम है। लेकिन पिछले 4-6 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अपना जो वहाँ का नेतृत्व था, उस नेतृत्व को चेंज किया। एक बहुत ही डायनेमिक लीडर जो थे वहाँ, उनको हटाया,
और एक बिल्कुल ही सॉफ्ट जो नेता थे उनको लेकर आए। और जहाँ जो फाइट करनी चाहिए थी वो फाइट भी नहीं, मतलब वो जो फाइट जो होनी चाहिए थी पिछले कुछ महीनों में, वो फाइट भी बीजेपी ने नहीं की। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ कहीं एक मैसेज आने लगा था कि बीआरएस और बीजेपी के बीच में लगता है कि कुछ आपस में इनके बीच कोऑर्डिनेशन है, कुछ इनके बीच में आपस में संबंध है। उसकी वजह शायद ये थी कि वहाँ जो बीजेपी का स्थानीय संगठन है वो कमजोर हो रहा था। हाँ, वो कमजोर हो रहा था। वो चाहते थे कि ये यहाँ, मतलब जो मैसेज था वो ये था कि ये लोग शायद चाहते हैं कि यहाँ बीआरएस की बन जाए, बाद में वो लोकसभा में सपोर्ट कर देंगे। कुछ इस तरह की जो कहानी थी वो भी वहाँ चली। तो मेरे ख्याल से उसका बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा और इन सब चीज़ों का कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा। हाँ बिल्कुल। अब तेलंगाना से अब हम राजस्थान चलते हैं आशुतोष के पास। आशुतोष, आपके साथ कुछ लोग भी हैं आसपास, वो क्या सोच रहे हैं ये जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में? हालांकि राजस्थान के लोगों ने ही वोट दिया है, लेकिन हम पहले उनसे जानना चाहेंगे ताकि ये क्लियर हो कि वो राजस्थान ने क्या सोच करके, उसकी दृष्टि क्या थी जब उसने इतना क्लियर मैंडेट राजस्थान में दिया है। क्योंकि हमने 2018 में देखा था कांग्रेस की सरकार आई थी तो वो खींच करके बन रही थी, उसको जो दूसरे दल हैं उसके विधायकों का सहयोग लेना पड़ा था। आप देखिए, बिल्कुल ये जिस तरीके से जीती है भाजपा, इस बार वोटिंग परसेंटेज का भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है और उसमें भी महिला वोटर्स का एक बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। कुछ महिलाएं इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप महिला हैं, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया था? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा जीती है, क्या कुछ आपके मुद्दे थे, क्यों आप लोगों ने भाजपा को चुना? मोदी जी की हर चीज़ ही अच्छी लगती है। मोदी जी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उनकी जो सारी नीतियाँ हैं वो बहुत ही शानदार है। इसके लिए उन्होंने महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा सोचा है कि हर महिला को वो एक मतलब देवी के रूप में देखते हैं। तो फिर उसके लिए तो फिर मुझे तो कुछ कहने का मुझे शब्द ही नहीं मिल पा रहे उनके लिए। दो ही मुद्दे थे। सबसे पहला मुद्दा था महिला सुरक्षा को लेकर और दूसरा था महिला आत्मनिर्भरता को। जो देख ही रहे हैं कि इस बार जो वोट हुए हैं उसमें सबसे अधिक महिलाओं ने भी बराबर का योगदान दिया है और हमारी जो नारी शक्ति है उन्होंने भी मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर अधिक से अधिक काम करेगी। और हमारे राजस्थान में जैसे देखा गया है कि महिला सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज में काम करेगी। तो ये भी उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है। जी आशुतोष। और देखिए ये 17 मंत्री, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए जो लोग हैं उनसे बात करना चाह रहा था वहां पर कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, भले ही गहलोत सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं थीं, जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम थी, उन्होंने देश भर में बहुत चर्चा बटोरी, बहुत अच्छी योजनाएं कुछ निकल कर के सामने आई थी। लेकिन यहाँ जब आप इन वोटरों से बात कर रहे थे, महिलाओं से बात कर रहे थे, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की एक बात कही है जो इस चुनाव में भी बहुत बड़ा इशू था। मनोज सर, मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर और मोदी पर भरोसा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मोदी वहां पर मौजूद हैं, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। क्या अब ये बात महिलाओं के बीच कम्युनिकेट हो गई है? क्योंकि हमने अक्रॉस द स्टेट ये देखा है कि महिला वोटरों का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ रहा है और बड़ी जीत में महिलाओं का एक बड़ा योगदान है। हाँ देखिए मध्य प्रदेश में तो ये बात साफ है ही बिल्कुल। और राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर इतनी बड़ी समस्या थी। ये मुझे ये जब हम राजस्थान के बारे में बात करते थे यहाँ, तो ये उतनी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं होती थी, हम लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की विक्ट्री हुई है, तो लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू वहाँ रहा होगा। और जहाँ तक मोदी की बात है, तो अक्रॉस इंडिया जिस तरीके से मोदी के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस है, तो वही कॉन्फिडेंस राजस्थान के ऊपर है कि मोदी आएंगे तो वो दुनिया का तो वो स्टेट का के लिए पॉजिटिव होगा, उसका भला करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से मैसेज अब हर जगह कम्युनिकेट हो गया। और मैं एक और आपको बात बताऊं, यूपी में जिस समय योगी की जीत हुई थी अभी, तो भी आपने देखा होगा कि महिलाओं की लॉ एंड ऑर्डर वहाँ एक वो था, इशू था, और महिलाओं ने भर के वहाँ भी योगी को वोट किया था। बिल्कुल। और ये एक
यूनिक चीज है जो निकल कर के सामने आ रही है इलेक्शन दर इलेक्शन। जब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, भले ही वो इसके पहले बिहार का चुनाव हो या फिर उसके बाद यूपी का इलेक्शन हो, ये बात निकल कर के सामने आ रही है कि जो महिलाएं हैं जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर चाहती हैं, अपने लिए सुरक्षा चाहती हैं, जिसमें वो चाहती हैं कि जब वो सड़कों पर निकलें तो उनको ये एहसास हो कि वो सुरक्षित हैं। मोहित, मैं आपके पास जाना चाहूंगा, विकास चंद्रा से मैं एक कमेंट आखिरी में लूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात आपसे मैं यहां पर करना चाहूंगा कि इतने सारा परसेप्शन होने के बाद भी भूपेश बघेल की वो कौन सी ऐसी चूक है जो इस चुनाव में भारी पड़ गई? देखिए, खासतौर पे अगर हम भूपेश बघेल की बात करें तो भूपेश बघेल को लेके एंटी इनकम्बेंसी नहीं ना के बराबर थी, क्योंकि हम जब घूम रहे थे तो लोग ये कहते थे कि कैंडिडेट अच्छा नहीं है, सीएम अच्छा है। लोग ये कहते थे कि मंत्री अच्छा नहीं है, सीएम अच्छा है। मंत्री अपने कार्यकर्ताओं की, अपने क्षेत्र में विधायकों, जबकि उनके 8 मंत्री जो हैं वो चुनाव हारने की कगार पर हैं, ये गौर करने वाली बात है। मोहित, सवाल दोहराइए कपिल, क्या कह रहे थे आप? उनके जो मंत्री हैं उनको बहुत टफ फाइट मिल रही है। करीब 8 मंत्री हैं जो चुनाव हारने की कगार पर है, इंक्लूडिंग टीएस सिंहदेव जो बहुत सॉफ्ट माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही कि उनके करीब 8 मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, वो हार के कगार पर हैं। चाहे टीएस सिंहदेव की बात हो, मोहम्मद अकबर की बात हो, तामध्वज साहू की बात हो, रविंदर चौबे की बात हो, तमाम ऐसे मंत्री जो हैं वो जो पीछे चल रहे हैं। तो यही एक बात है। और खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव बनाया करप्शन को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, महादेव ऐप को लेकर, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आया। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो मोदी ने 15 दिनों के भीतर धुआंधार रैलियां की, जाए बस्तर की बात हो, सरगुजा की बात हो, दुर्ग की बात हो, बिलासपुर की बात हो, रायपुर संभाग की बात हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वहां पर दिखाई दी। और आपको बता दूं, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि 12,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। ये जो नैरेटिव, ये जो कम्युनिकेशन था, ये महिलाओं तक कहीं ना कहीं पहुंचा है। और जो 15,000 कांग्रेस देने की बात कर रही थी, वो नैरेटिव, वो जो संवाद जो है वो जनता तक नहीं हो पाया। लेकिन मोदी की जो गारंटी है उसने काम किया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के लोगों को मोदी ने भरोसा दिलाया। जिस तरह से हम कह रहे थे कि वो बार बार भाषण में कहते थे कि आप मोदी पर भरोसा कीजिए। विकास हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। विकास, मध्य प्रदेश में भी जब पीएम गए थे तो शुरुआत में तो ये बहुत हल्ला हुआ था कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, शिवराज सिंह को हाशिए पर रखा है। तो शायद उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने भी जो डबल इंजन वाला फॉर्मूला है उसी पर काम किया था। और फिर पीएम मोदी ने भी लाडली बहना है या शिवराज की मामा वाली छवि है उसको अपनी रैलियों में उसका मेंशन किया, उसको लेकर के उन्होंने अपने भाषणों में जिक्र किया। क्या इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया? जो बीजेपी की रणनीति रही है कि शुरुआत में तो हारी हुई सीटों पर बहुत पहले प्रत्याशी उतार दीजिए, उसके बाद फिर सारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको रिपीट कीजिए और जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उनको साथ में लेकर के आगे बढ़िए। ये देखें, बिल्कुल सही बात है। कई सारी वजह हैं और कई सारे कारण अब समझ में आ रहे हैं कि इतने वर्षों तक सरकार चलाने के बाद अमूमन अपने देश में देखा जाता है कि लोग नाराज हो जाते हैं और एंटी इनकम्बेंसी की शिकार सरकार हो जाती है। और यहाँ तो सीट बढ़ गई। कहाँ तक ये हो रहा था कि शायद कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम 130 सीट लेकर के आएंगे और सरकार बनाएंगे। देखिए, पहले डबल इंजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां करते हैं। और जहां बीजेपी की सरकार जिन प्रदेशों में होती है वहां इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उनका सिर्फ ये बयान ना हो, एक राजनीतिक जुमला भर ना हो, तो डबल इंजन काम करे ठीक ढंग से। तो मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ढंग से यहाँ की चीज़ों को देख रहे थे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं, जो उसके लाभार्थी हैं उन तक लाभ पहुँच रहा है कि नहीं। और ग्राउंड रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा रही थी। खासतौर पर जो चुनावी राज्य, हालांकि सभी राज्यों का मंगाते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी सरकार है, जहाँ योजनाएं ठीक ढंग से लागू हो रही हैं, तो डबल इंजन ठीक ढंग से चले, इसको सुनिश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और ये आम लोगों ने एहसास किया कि प्रधानमंत्री अगर बोलता है तो वो करके दिखाता है और वो जमीन पर दिख भी रहा है।
दूसरी बात देखें कि लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना हो या महिलाओं के लिए दूसरे जो यहाँ पर योजनाएं चलाई गई, उसका बड़ा असर हुआ, उसका लाभ मिला, तो उसका असर भी इस चुनाव पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी, तो बाकी लोगों पर तो नहीं, लेकिन लोगों ने मोदी की गारंटी पे भरोसा किया कि अगर मोदी गारंटी दे रहे हैं इसका मतलब सही है, अगर सरकार बनेगी तो ये गारंटी पूरा होगा। और ये जो दूसरी बात मैंने जो फील किया है कि कांग्रेस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक तरीके से डिस्करेक्ट हो गई है। लोगों को यकीन नहीं होता है। अगर 3100 रुपए की बात कन्विंसिंग पावर विकास मेरे ख्याल से दिखा भी नहीं। हमने जो कैंपेन में देखा है, कांग्रेस जो कैंपेन के दौरान जिस तरह से शिवराज सिंह एक्टिव हुए, 165 रैलियां उन्होंने आचार संहिता लागू होने के बाद की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो फील्ड में रहे, वहां पर उन्होंने अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका जिक्र किया, लोगों की समस्याएं हैं उनसे जोड़ा। अब आखिरी एक कमेंट मनोज सर आपसे मैं लेना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान को लोग 6 महीने पहले तक एकदम राइट ऑफ कर रहे थे कि आप एंटी इनकम्बेंसी है, 18 साल हो गए हैं, पार्टी भी उनको दरकिनार कर रही है। लेकिन न सिर्फ पीएम ने उनको मेंशन किया, बल्कि उन्होंने जो कहा था कि मैं फिनिक्स पक्षी की तरह आग के ढेर से, राख के ढेर से एकदम फिर जीवित हो उठूंगा, वो उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि उनका जनता से कनेक्ट कितना गहरा है। हाँ, देखिए, अगर हम फिनिक्स की बात करें तो मेरे को लगता है कि दिल्ली में जब हम बैठे हुए थे तो फिनिक्स की तरह हम लोग उनको देखते थे, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत उनको भी मालूम थी और वहाँ की जनता उन्हें प्यार करती थी, और उनका जो काम था, उनकी जो भी स्कीम्स थी, वो सारी की सारी स्कीम्स बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट करी और लोगों तक वो स्कीम्स पहुँची। तो यही रीज़न था कि उनका वो था, कॉन्फिडेंस वहाँ था। और दूसरा, बीजेपी का स्ट्रक्चर वहाँ हमेशा से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसका फ़ायदा होता ही है। लेकिन मैं एक छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं, अगर छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो बीजेपी 2/3 की तरह के करीब अब के करीब है। मतलब अभी हमारे बात करते करते 55 से 57 उनकी सीट्स हो गई। तो आप ये देखिएगा कि अगर इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को अगर वहाँ मिलती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब कि वहाँ लोगों का जो रिजेंटमेंट है, वो जो इनकम्बेंट सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, तो भूपेश बघेल की सरकार के अगेंस्ट भी होगा। जो बात की हमें बैठे हुए नहीं दिखी, लेकिन जनता को मतलब 2 फैक्टर काम किए हैं, तो मोदी फैक्टर और इनकी जो स्कीम्स अच्छे से उन्होंने कम्युनिकेट करी जो ये देंगे, तो वो बात तो है ही है। लेकिन एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, या तो भूपेश बघेल या फिर उसके मंत्री या फिर उसके विधायक, तो अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट उनके अगेंस्ट था, और ये दो फैक्टर मिलाकर वहाँ बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ लेकर गए हैं। और बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री न सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिली है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जो जीत है वो बहुत शानदार है। और पूरे जो ये सत्ता का सेमीफाइनल जिसको कहा जा रहा था, 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसमें 3-1 से बढ़त बनाकर बीजेपी वाकई इस बार बहुत आगे नजर आ रही है 2024 के इलेक्शन के पहले। तो हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए थे, राजकिरण, उनका भी धन्यवाद। मोहित और विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।